Hi student, how are you? Myself MJ sir. स्टूडेंट, मैंने अभी फिजिक्स का फिलहाल में ही लेक्चर आपको 4 लेक्चर तक प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैंने सोचा 9th क्लास का केमिस्ट्री भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने साइंस के लिए आपको बताया था कि साइंस के लिए सारा पोर्शन मैं कवर करवाऊंगा। तो ये केमिस्ट्री का सीरीज है हमारा, केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी कुछ भी हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को जानना होगा कि केमिस्ट्री है क्या एक्चुअली में। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ये वर्ड केमिकल वर्ड से दिख रहा है ये, और ये डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कीमिया। कीमिया वर्ड से ये डिराइव किया गया है, और ये कीमिया वर्ड जो है ये अरबिक लैंग्वेज में है। ये कीमिया वर्ड जो है ये अरबिक से आया है, अलकीमिया। अलकीमिया का मतलब होता है कास्ट टुगेदर। कास्ट टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ये समझ लीजिए आप, कास्ट टुगेदर एक साथ रखा हुआ, या पॉट टुगेदर एक साथ बंधा हुआ, एक साथ रखा हुआ, उसे ही हम लोग बोलेंगे कास्ट टुगेदर। इससे ये पता चला सर, कास्ट टुगेदर का मतलब क्या हुआ। जैसे आप कुछ भी छोटा सा भी पोर्शन उठाइएगा, जैसे वाटर ही आप ले रहे हैं, तो वाटर के अंदर क्या क्या चीज मिलेगा आपको। सबसे पहले मिलेगा एटम। एटम के अंदर भी मिलता है वो चीज हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन होगा, फिर प्रोटॉन होगा, फिर न्यूट्रॉन होगा। ये 3 चीज मिलेगा आपको। उसके बाद फिर क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और फिर पार्टिकल मिलेगा। बहुत सारा चीज मिलता है एक ही सब्सटेंस के अंदर। इस वजह से इस मैटर को इस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉट टुगेदर का मतलब ही होता है कि केमिस्ट्री के अंदर एक पोर्शन को अगर उठाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा चीज मिलेगा हमें। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आते हैं क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइजर बोलते हैं। एंटोनी लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। फादर का मतलब क्या होता है इसमें, फादर का मतलब होता है जनक। जनक मतलब जो इसको ओरिजिनेट किया है, ओरिजिनेटर भी बोलते हैं। ओके, तो ओरिजिनेट कौन किया है उसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलेंगे, फादर बोलेंगे। चलिए अब हम लोग, ये कौन सा पोर्शन है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर है। तो मैटर के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि मैटर क्या है। मैटर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर को 2 प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है, 2 प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसे बांटा गया है। पहला होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे, वैसा चीज जो हमें फिजिकली, फिजिकली का मतलब क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ आई, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल बिहेवियर, फिजिकली हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिजिकली हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा चीज सॉलिड है, कौन सा चीज लिक्विड है, और कौन सा चीज गैस है। इस सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ये 2 चीज जो है, सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा, बट इस लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, विच कैन फ्लो। फ्लो, जो फ्लो कर जाता हो, बह जाता हो, उसे हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। और ये फ्लूइड लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड करने के बाद बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड भी बह जाता है और गैस भी बहती है, हवा बह रही है। तो फ्लूइड विच कैन फ्लो याद रखना आपको। तो आप क्लासिफिकेशन में, फिजिकल प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन में सॉलिड एंड फ्लूइड भी कर सकते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर आपको वाटर एंड गैस रखना होगा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो केमिकली हो, जिसे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली अज्यूम नहीं कर सकते, वो केमिकल्स के अंदर होती है, उस पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उस पे आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, पहला होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस का 2 क्लासिफिकेशन है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक तरह का ही केमिकल्स पाया जाता हो, एक तरह का ही कंपाउंड पाया जाता हो, उसे हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन में आता है।
अब एलिमेंट है तो एलिमेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइट। मेटल्स कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है, पास करने देता है। नॉन मेटल्स किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता है। और मेटल वाइट जो होता है वो दोनों का बिहेवियर दिखाता है, इंटरमीडिएट में आता है ये। कंपाउंड्स के अंदर आते हैं तो कंपाउंड क्या होता है? जब A प्लस बी आपस में मिलेगा तो AB बनाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड का नेचर जो होगा वो सेम होगा। इसके अंदर ये हम नहीं बता सकेंगे कि ये क्या चीज के अंदर और भी कुछ मिला हुआ है। या फिर आप जैसे ये समझो एग्जांपल के लिए, वाटर है तो वाटर इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसके नेचर पे नहीं जाते हैं। बट ये देखो आप, तो वाटर के अंदर और भी कुछ तो मिलाया जा सकता है जिसे टच करके या देखकर बता सकते हैं। बट सिर्फ और अगर प्योर वाटर है, सिर्फ वाटर है उसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बगैर देखे हुए हम लोग बता सकते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं कंपाउंड, और ये कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। और अब कंपाउंड के अंदर कितने चीज है, कितने क्लासिफिकेशन है? तो कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सारा चीज आपको डिफाइन करके बताया जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा, इतना आसान लैंग्वेज में बताया जाएगा कि आप कभी अज्यूम भी नहीं कर सकते हो। अब इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर का मतलब आई एम इम, इम जब लग गया तो मतलब समझ लीजिए कि नहीं है, प्योर नहीं है। प्योर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, अलग से मिला दिए हैं, और मिला देने के बाद ये हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज मिला हुआ है। तो अब उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या हो गया? इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं मिक्सचर। और इस मिक्सचर को या इम्प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अब यहाँ पे समझ लीजिए आप, होमो मतलब होता है सेम और जीनियस मतलब होता है कंपाउंड या कंपोनेंट। सेम कंपोनेंट जब जिस मिक्सचर के अंदर आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे क्या? होमोजेनस मिक्सचर। बगैर केमिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से, बगैर टेस्ट किए हुए हम ना बता सके कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है, तो वो कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर। और एक होता है हेट्रोजेनस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। और जीनियस का मतलब होता है कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट मतलब बहुत सारा कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट अगर आप एक साथ मिला देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, सैंड प्लस आयरन फिलिंग। तो सैंड और आयरन फिलिंग का जो मिक्सचर होगा, इसके अंदर हम देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर आयरन फिलिंग्स मिला हुआ है। या फिर आप कुछ भी ले लो, मिट्टी के अंदर आपको बालू रख दीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो अब उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स, और मैटर को बहुत ही डिफाइन करके बताया जाएगा, आपको बहुत डीप नॉलेज में बताया जाएगा कि मैटर होता एक्चुअली में क्या है। तो पहले आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। वो हमारा क्या है? मैटर। मैटर को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? पदार्थ। हिंदी में पदार्थ बोला जाता है, सब्सटेंस बोला जाता है। मैटर, सबसे पहला चीज ये देखना है आपको कि मैटर होता क्या एक्चुअली में। किसे बोलेंगे मैटर? वो वाला मैटर नहीं जिसमें फाइटिंग होता है, वो मैटर नहीं है ये। अब क्या ये मैटर? एनीथिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। जो भी चीज हमारे चारों ओर, हमारे अराउंड में, हमारे चारों ओर कुछ भी दिखाई देता हो आपको, वो सारा क्या है? मैटर्स है, सारा मैटर है। मैटर में दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? दोज सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि जो चीज हमें दिखाई देता है, जो मैटर है, तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस है तभी तो मैटर है। वो वजूद में है तभी तो मैटर है। जब कोई भी चीज वजूद में होता है तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका कुछ मास होता है, उसका कुछ वजन होता है। और जब किसी भी चीज का मास होगा तो वो अपने आप खुद ब खुद स्पेस कवर करेगा, स्पेस लेगा वो अपना। तो मास और स्पेस दोनों इक्विवेलेंट है अगर समझा जाए तो। जब जिसके पास मास होगा वो स्पेस लेगा ही, या जो स्पेस ले रहा है उसके पास मास है तभी वो स्पेस ले रहा है। तो दो सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज, जो ऑक्युपाइज मतलब होता है कवर करना, लेना, रखना, स्पेस एंड हैव मास। वैसा सब्सटेंस जो स्पेस कवर करता हो और उसके पास मास हो, या फिर दो सब्सटेंस विच हैज मास एंड टेक स्पेस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, ये भी हो सकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल
पार्टिकल, या फिर इसे भी 5 टाइम्स भी कर देंगे, 10 टाइम्स भी कर देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। मैटर जो है ये हमारा क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला चीज पार्टिकल। पार्टिकल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा है, ये देख लो आप। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स का गुण क्या होगा, वो क्या अपने अंदर फंडामेंटल पोर्शन दिखाएगा, क्या चीज दिखाएगा, क्या बिहेवियर दिखाएगा। पहला, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसके अंदर स्पेस होता हो, जिसके अंदर वो अपने आप में स्पेस रखता हो, पार्टिकल्स जो होगा वो स्पेस रखेगा। हैव स्पेस बिटवीन देम, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये कंटिन्यू मूव भी करता रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंडम मूव, रैंडम मोशन। इसके अंदर मोशन होता है, रैंडम मोशन होता रहता है हमेशा पार्टिकल्स के अंदर, ये हमें दिखाई नहीं देगा। अट्रैक्ट ईच अदर, और वो पार्टिकल्स जो होगा वो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, आपस में दोनों में अट्रैक्शन हो। तो अब ये समझो आप, मैटर तो क्या चीज से बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये पता चला है कि मैटर्स क्या चीज से बना हुआ है, पार्टिकल्स से। तो मैटर तो समझ में आया कि पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये समझो आप कि पार्टिकल क्या चीज से बना हुआ है। पार्टिकल को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये समझो आप कि ये पार्टिकल होता क्या है। पार्टिकल भी किसी चीज से बना हुआ है, क्योंकि हर चीज इस यूनिवर्स में किसी न किसी चीज से बना हुआ है। तो पार्टिकल का भी सबसे छोटा पोर्शन होता है, क्या होता है वो, एटम। पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एटम। अब एटम आया तो एटम ही तक बात खत्म नहीं रहेगा, ये इसके अंदर भी 3 चीज पाया जाता है। एटम भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ये एटम्स भी 3 चीज से बना हुआ है मिलकर, और इसी तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। इसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। इससे ये पता चला कि एटम्स को बनने के लिए इस फंडामेंटल पार्टिकल्स का जरूरत पड़ेगा। और फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि ये पिलर है, ये ना होगा तो एटम्स नहीं होगा। जब एटम्स नहीं होगा तो पार्टिकल नहीं होगा, जब पार्टिकल नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा। तो मैटर है अगर, तो वो क्या चीज से बना होगा, पार्टिकल से, एटम से, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। या फिर ऐसे समझो आप कि अगर मैटर है तो वो क्या चीज से मिलकर बना होगा, पार्टिकल से। या फिर ऐसे आप समझो कि अगर मैटर है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स बनाता है, और वो एटम्स फिर पार्टिकल बनाता है, और फिर बहुत सारा पार्टिकल मिलकर क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो आप ये समझना कि सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, सबसे छोटा यूनिट हुआ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल है जब बहुत सारा फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारा जब मिलकर बन जाएगा, बहुत सारा मिलेगा, एक साथ कंबाइन हो जाएगा, तो अब वो क्या बना देगा, एटम। और जब बहुत सारा एटम मिल जाएगा आपस में, तो ये मतलब जब बहुत सारा फंडामेंटल पार्टिकल्स आपस में मिलेगा तो ये बहुत सारे एटम्स को n नंबर ऑफ एटम मिलेगा, n नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मेशन करेगा। जब n नंबर ऑफ एटम्स जब कंबाइंड होगा तो ये क्या बनाएगा, पार्टिकल, पार्टिकल। और जब बहुत सारा पार्टिकल मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, मैटर बना देगा। तो मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल पार्टिकल को समझना होगा, फिर एटम्स को समझेंगे, फिर पार्टिकल्स को समझेंगे, फिर मैटर को समझेंगे। तो अब इसके इक्विवेलेंट अगर आना है आपको, तो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहला चीज क्या होता है, सेल होता है। उससे भी पहला चीज क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। 9th क्लास में आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाऊंगा। इसे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब हुआ कि सेल के अंदर भी क्या क्या चीज मिलता है, तभी वो सेल कहलाएगा। कंटिन्यू मिलकर बनेगा तो सेल होगा,
और सेल जब मिलकर जब बहुत सारा सेल बनेगा तो वो क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। जब बहुत सारा टिश्यू, एन नंबर ऑफ टिश्यू, एन नंबर ऑफ सेल, तो एन नंबर ऑफ सेल मिलकर बना रहा है एन नंबर ऑफ टिश्यू, एन नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेगा। जब बहुत सारा ऑर्गेन, एन नंबर ऑफ ऑर्गेन्स, जैसे एक नोज हुआ, ईयर हुआ, आई हुआ, लेग हुआ, ये सब क्या है, ऑर्गेन्स है। तो जब बहुत सारा एन नंबर ऑफ ऑर्गेन्स मिलेगा तो एक सिस्टम बनाएगा जिसे बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम। जब एन नंबर ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सारा सिस्टम एक साथ मिल जाएगा तो फिर अब हम लोग बोलेंगे क्या, उसे ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। जब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाएगा तो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे सपोज करो आप, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमंस का ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स का ऑर्गेनिज्म, ये इंसेक्ट्स का ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारा ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमंस का ऑर्गेनिज्म आपस में मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहलाएगा, किसका पॉपुलेशन कहलाएगा, जिसका ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन का ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर प्लांट का ऑर्गेनिज्म होता तो प्लांट पॉपुलेशन, या फिर अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत सारा हो जाएगा, एक साथ रहेगा सब, तो अब उसे हम लोग बोलेंगे क्या, कम्युनिटी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। जब बहुत सारा कम्युनिटी मिलेगा, जैसे ह्यूमंस का कम्युनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी, एनिमल्स का कम्युनिटी, सारा कम्युनिटी एक साथ मिल जाएगा तो फिर अब हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब फिर जब बहुत सारा इकोसिस्टम आ जाएगा तो अब उसे हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। और जब बहुत सारा इकोलॉजी मिलकर बनेगा तो एक बनाएगा बायोस्फीयर, और बहुत सारा बायोस्फीयर बनेगा तो एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा बायोस्फीयर, अर्थ एक बायोस्फीयर हुआ। तो ऐसा बहुत सारा बायोस्फीयर जब मिलेगा तो फिर अब हम लोग उसे बोलेंगे यूनिवर्स। तो ये है आपको सबसे बेसिक चीज समझने के लिए। किसी भी चीज को, सेल को समझना है तो आप सेल ऑर्गेनिज्म को पहले समझना होगा। सेल का क्या क्राइटेरिया है, कैसे सेल कहलाएगा, उसको समझेंगे तभी हम सेल पढ़ पाएंगे। सेल जब पहुंच पाएंगे, सेल पढ़ लेंगे तो फिर टिश्यू समझ लेंगे। तो वैसा ही है फंडामेंटल पार्टिकल। जब फंडामेंटल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन होगा, फिर प्रोटॉन होगा और फिर न्यूट्रॉन होगा। जब ये तीनों आपस में मिलेगा तभी ये एक एटम का फॉर्मेशन करेगा। और ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सबसे छोटा पार्टिकल हुआ एटम, और उससे भी छोटा पार्टिकल्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस तीनों के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। फिर पार्टिकल्स होगा, फिर मैटर्स होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैटर्स के ऊपर कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या होता है। एटम्स आपको बताया जाएगा अगले क्लास में। जैसे हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको एटम्स बहुत ही अच्छे लेवल पे डिफाइन करके बताया जाएगा। बट अभी उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पार्टिकल्स को समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स एक्चुअली में होता है क्या है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। तो स्टूडेंट, मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पार्टिकल्स को समझना होगा। आप ये समझो कि पार्टिकल्स कुछ भी नहीं होता है, किसी भी चीज का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा पोर्शन को हम लोग पार्टिकल्स बोलेंगे। तो पार्टिकल्स का मतलब ये समझिए आप कि ये सबसे छोटा टुकड़ा है, ये समझ लीजिए आप। तो सपोज करो ये वाटर है, तो वाटर भी एक सबसे छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बना होगा, वही सबसे छोटा पोर्शन क्या कहलाएगा, पार्टिकल। और पार्टिकल्स भी सबसे छोटे पोर्शन से मिलकर बना हुआ है। उसके बारे में हम लोग एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में समझेंगे। बट उससे पहले आप पार्टिकल्स को समझिए कि पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि सबसे छोटे चीज में बट जाना, किसी भी चीज का। तो पार्टिकल्स को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए। पहले क्या कीजिए, आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी के अंदर आप सॉल्ट मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए, क्योंकि शुगर का क्रिस्टल बड़ा होता है थोड़ा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस पानी के अंदर आप शुगर मिला दीजिए। शुगर मिलाइएगा तो ये आराम से
डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है तो डिसॉल्व होने के बाद ये अपने सारे प्रॉपर्टी को खो देगा। प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। इसका प्रॉपर्टी अब हमें दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले ये शुगर था, बाहर में था जब इसको रखे हुए थे तो ये बड़ा बड़ा दिख रहा था, इसका क्रिस्टल था, खुद का अपना वजूद था, ये अपना एक एग्जिस्टेंस दिखा रहा था। बट जैसे ये पानी के अंदर गया तो ये अपने एग्जिस्टेंस को खो दिया, ये अपने एग्जिस्टेंस को मिटा दिया। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण ये हो सकता है पहला कि ये मैटर जिसके अंदर इसको रखे हैं, जैसे ये वाटर है तो इस वाटर के अंदर ये सलाहियत है, इस वाटर के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये शुगर के पार्टिकल्स को सबसे छोटे टुकड़े में बांट दे। तो आप ये समझना आप कि जब ये शुगर के पार्टिकल्स को सबसे छोटे पोर्शन में बांटने का इसके पास ये पोटेंशियल है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं स्पेस रखता होगा। जब ये स्पेस रखता होगा तभी तो ये टुकड़े में बांटेगा, और टुकड़े में बांटने के बाद तभी तो वो अपने स्पेस के अंदर उस चीज को रख लेगा। तो आप ये समझिए कि हैव स्पेस बिटवीन देम, जितना भी पार्टिकल्स होगा उसके अंदर स्पेस कैसा होता है ये तो समझ में आया। क्योंकि जब शुगर को हम लोग रख रहे थे तो बगैर टेस्ट किए हुए हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर शुगर मिला हुआ है। क्यों? देखकर भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है कि ये हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हमें नहीं दिख सकता है। तो ये है पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बना हुआ है। तो ये अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को खो देता है, अपने एग्जिस्टेंस को मिटा देता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो है ये सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पहला चीज। और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो शुगर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, तभी तो ये अपने सबसे छोटे से पोर्शन में आ गया। अभी सबसे छोटे से पोर्शन में वो अपने एग्जिस्टेंस को लेकर आ गया। सपोज कीजिए आप कि अगर कोई भी 1 सेंटीमीटर का है तो ये अब नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनविजिबल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि है तो बट नहीं दिखाई देने का कारण ये हुआ कि ये ऐसे सबसे छोटे पार्टिकल्स में, ऐसे छोटे पोर्शन में बट गया है कि अब हम इसे देख नहीं सकते। तो वही चीज हुआ शुगर। टेस्ट करने के बाद पता चल रहा है कि शुगर है, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अपने वजूद को इतने छोटे से पोर्शन में लेकर चला गया। उसी छोटे से पोर्शन को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स। तो पार्टिकल समझना बहुत आसान है। अब उसको ले जाने वाला कौन है? तो वाटर है, और वाटर है तो ये वाटर के अंदर स्पेस होता होगा। तो वाटर भी एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर भी अपना खुद का स्पेस होगा। इस वजह से ये इस स्पेस के अंदर उस शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रख लिया। और कॉन्स्टेंटली मूविंग, अगर कोई भी चीज मूव नहीं करेगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। मूव करने के लिए आपको मैं ये बता दूं कि एक पानी लीजिए और उसके अंदर इंक डाल दीजिए। इंक डालिएगा आप तो क्या होगा कि ये एक ड्रॉप इंक अभी एक जगह पे था, जैसे रखे थे एक जगह पे था, उसके कुछ देर के बाद ये सारा एक जगह से दूसरी जगह पूरे में फैल जाएगा। पूरे में फैल जाने का मतलब ही ये हुआ कि ये इसके अंदर मोशन हो रहा है। चलो ये नहीं समझ में आया आप तो ये भी समझ सकते हो कि जैसे आप इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर शुगर को रख दीजिए और रखने के बाद कुछ भी मोशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट रख के छोड़ देना है। रख कर छोड़ दीजिएगा आप तो आपको कुछ देर के बाद ये पता चलेगा कि ये सारा शुगर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो चुका है, और जब आप पानी पिएंगे तो आपको टेस्ट दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शुगर को रखे थे तो यहाँ पे आकर ये सेटल हो गया था। सेटल डाउन होने के बाद फिर ये टेस्ट क्यों दे रहा है? टेस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके अंदर, या फिर ये डिसॉल्व क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर खुद का एक रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन का मतलब ये हुआ कि ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में इसका मोशन होता रहता है। किसका मोशन होता रहेगा? किसी भी चीज का पार्टिकल होगा उसके अंदर खुद का एक अपना मोशन होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर इसका अपना मोशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये शुगर के पार्टिकल्स को, शुगर को डिसॉल्व कर दिया अपने अंदर। तो ये समझने के लिए बहुत आसान है कि पार्टिकल्स होता है क्या एक्चुअली में। स्पेस भी समझ में आ गया कि स्पेस क्या होगा, और फिर क्या है कॉन्स्टेंटली मूविंग भी आपको समझ में आ गया। अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट ईच अदर
अब एक दूसरे में अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन वर्ड जो होता है, अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट होता है इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने अंदर उस चीज को रखना चाहता है या अपने अंदर लेकर आना चाह रहा है। अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट हो रहा है तो समझ लीजिए अट्रैक्शन के लिए आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे आप एक सॉलिड पोर्शन लीजिए जो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो, कड़ा हो, उसको लीजिए, फिर पानी को लीजिए, वाटर को, और फिर गैस को लीजिए। आपको मैं बता दिया हूं कि अट्रैक्शन का मतलब ही होता है क्या, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ देना, ताकत देना। जब अट्रैक्शन होगा तो ताकत होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ताकत होगा उसके अंदर। तो आप ये समझिए आप कि इस सॉलिड वाले पोर्शन के अंदर ये ब्रिक्स है, अगर इस ब्रिक्स के अंदर ताकत है इतना, या आयरन का पीस है इसके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ये एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट में बना हुआ है, एग्जिस्टेंस में है सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में। अब आते हैं वाटर के अंदर, इसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि जिस चीज के अंदर उसको रखते हैं वैसा वो शेप ले लेता है। अपना हाथ डालेंगे तो मेरा हाथ उसके अंदर आसानी से चला जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाटर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम है। फिर आते हैं गैस के अंदर, तो गैस के अंदर ये हवा है हमारा, तो हवा के अंदर हम आराम से मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो अब ये समझ लीजिए कि इस गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन बहुत कम है। तो अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जितना भी पार्टिकल्स होगा वो सब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता होगा, सब एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स लगाता होगा, जिसकी वजह से कोई भी चीज एग्जिस्टेंस के अंदर है, कोई भी चीज वजूद में है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो कुछ भी आपको एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सारा चीज ऐसी उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, छोड़िए। तो आपको ये सबसे मेन चीज क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स जब आपको समझ में आ गया तो आप मैटर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हो। जब मैटर समझ में आ गया आपको तो फिर आप को अगले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे बहुत आसान लेवल में समझ में आएगा। चलिए, पहला आपसे ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है कि विच इज नॉट अ मैटर। क्या चीज है जो मैटर नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, विच इज नॉट अ मैटर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग फर्दर आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन सा क्या कैसे आ रहा है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पढ़ाई ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, और सारे चीज का नोट्स कवर कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर अच्छा से पढ़ना है, अगर काबिल बनने के लिए पढ़ना है तो आपको नोट्स बनाकर रखना होगा, ताकि आपके पास मल्टीपल नॉलेज आ पाएगा। तो स्टूडेंट जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले